आगे स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन 30 और 26 बता दीजिए। अच्छा 26 और 30 ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 14 का जो 7वां समझ नहीं आ रहा। अच्छा 14 क्वेश्चन का कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई चीज मई 2022 अटेम्प्ट देना है और जिससे नवंबर 2022 अटेम्प्ट देना है। ओके सर आप बोलेंगे तो सभी रिप्लाई दे। अच्छा ओके तो कितने बच्चे मई 2022 अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं और कितने बच्चे नवंबर देना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा थोड़ा सा डाल सकते हैं। नवंबर देना सर चाहते पहले हैं सर। नवंबर वाले हैंड रेस करे तो ऐसे सही रहेगा, फिर मई वाले। नहीं तो सर स्कूल ओपन अगर होगी तब बता दीजिएगा। हाँ ठीक है रेक्टिफिकेशन अवेयर तो बाद में बता ही दूंगा। यस सर। ठीक है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूंगा ऑफलाइन के अंदर, लेकिन आप जैसे बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान में जिनको नहीं आता और कई टीचर्स को नहीं आता, तो मुझे वो रेक्टिफिकेशन अवेयरनेस के लेकर मैं बनाऊंगा वीडियो, तो सबका फायदा होगा। तो लेकिन उसके मुझे दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, दिमाग ताकि सबको अच्छे से समझ जाए। हाँ जिससे सबको अच्छे से समझ में। तो भैया ऐसा कीजिए सर। अच्छा ठीक है वो ये फाउंडेशन की क्लासेस चल रही हैं तो सर टाइम नहीं मिल रहा है 12th में अकाउंट से रिको में भी, इसलिए सर हम बोल रहे थे कि हमने पेरेंट्स सर से पूछे थे कि सर हम नवंबर 22 अटेम्प्ट दे देंगे तो अभी हमारी क्लासेस नहीं चलेंगी, हम 12th के एग्जाम के बाद दे पाएंगे। अगर आप ऑप्शन नवंबर 22 का ले लेंगे तो आप 12th पे अभी फोकस कर पाएंगे। आपका ये यस सर 12th अच्छे से हो जाएगी, फिर सीए भी अच्छे से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन बताया गया है शीट के अंदर 30th और 26 और 16 भी किसी ने शायद बोला था ना। 16 एडिशनल क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन किसका 14 सर। एडिशनल क्वेश्चन का सेकंड 14 26 और 30 यही 3 है और कुछ है सर तीनों है बस 14 26 एंड 13 ठीक है ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद दीस क्वेश्चंस। तो मैं अपना okay so these are the questions sheet 27th किसी को जो भी छूट जाए बता दीजिएगा भैया, एकदम क्लियर कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, सबको सॉल्व करना। 13th वाला एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन है ना 13th वाला, इसकी बात हो रही थी। 14 सर 14 अच्छा 14th वाला ठीक है। 14th वाला देख लेते हैं। गंगा जमुना कावेरी एक फर्म में साझेदार हैं, ठीक है, और इनकी पूंजी है 2,50,000, 2 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। एंड देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया हुआ है ना। 60,000 जमुना को सैलरी दी जाएगी और ये सैलरी कितनी दी जाएगी और कैसे दी जाएगी दे दिया है। एप्रोप्रिएशन है यहाँ पे, सैलरी एप्रोप्रिएशन, सैलरी जो है जमुना की एप्रोप्रिएशन है, ये एप्रोप्रिएशन। और गंगा को कमीशन जो है वो चार्ज है। हाँ बोलिए सर। कुछ नहीं देखिए टोटल 75,000 आ जाएगा सर। यस सर 75 टोटल कैपिटल जो है वो हमारी 2,50,000, 2 लाख और 3 लाख, 7,50,000 7,50,000। और ये इसका 10% आपको देना है इंटरेस्ट। 75,000 5,000 तो आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो मैं एक चीज करता हूँ, ये चीज हटा देता हूँ। और ये इंटरेस्ट जो है वो चार्ज है। फिर उसके बाद 60,000 उसको ये चार्ज क्या है, कमीशन भी चार्ज है। 40,000 कमीशन किसको, गंगा को, 1,15,000 ये भी चार्ज है। और फिर 60,000 सैलरी, जमुना की, ये अप्रोप्रिएशन।
तो टोटल आपको 1,75,000 का प्रॉफिट चाहिए, विच विल बी सफिशिएंट प्रॉफिट। 1,75,000, 1,75,000। ठीक है, तो कितना लाभ पर्याप्त माना जाएगा? दैट इज 1,75,000। 75,000। हानि की स्थिति में क्या साझेदारों को वेतन, कमीशन या पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा? कमीशन और पूंजी पे ब्याज दिया जाएगा। कमीशन और पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। यस सर। जो चार्ज है। वेतन तो सर प्रभार नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं है। वेतन है, वेतन तो appropriation चार्ज है। नहीं है, तो एप्रोप्रिएशन है सही सैलरी है। तो वेतन नहीं दिया जाएगा। हाँ, कमीशन, तो कंपल कमीशन है, कमीशन चार्ज और है। इंटरेस्ट ऑन कमीशन और कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या साझेदारों को वेतन, कमीशन एवं पूंजी का ब्याज। तो आपको तीनों, तो आपको ये बताना है कि हानि की स्थिति में आपको सिर्फ क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कमीशन। और कमीशन देना। हानि की स्थिति में इन केस ऑफ लॉस सिर्फ कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। कितना क्लियर हो गया किस सबको? हाँ, सैलरी अप्रोप्रिएशन है, बिल्कुल सैलरी अप्रोप्रिएशन है, विनियोजन। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि यदि फर्म का लाभ 60,000 है तो स्पष्ट करें लाभ के वितरण की क्या प्रक्रिया होगी। तो 60,000 अगर लाभ है तो भाई पहले कमीशन देंगे, फिर उसके आईओसी, फिर उसके बाद आईओसी और कमीशन तो देना ही देना है। तो ये दोनों Yes, मिला के sir. हमारा कितना हो गया? 1,11,000। 1,11,000। तो हम क्या Yes. करेंगे? 60,000 अगर हमारा प्रॉफिट है ठीक है, 1,10,000 सर 60,000 होगा। हमारा प्रॉफिट है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो है ये 40,000 ये कमीशन हम देंगे। 40,000 तो कमीशन देंगे ही देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। बहुत बढ़िया। 1,15,000। 1,15,000। 1,15,000 में ये 60,000 चला गया तो कितना बच गया हमारा? 55,000। तो 55,000 का फर्म को लॉस हो जाएगा और ये लॉस जो है 2:1:2 के रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो जो 60,000 वाली केस है उसके अंदर ऐसा होगा, 60,000 अगर प्रॉफिट है तो फर्म को 55,000 का लॉस हो जाएगा और लॉस 2:1:2 में बढ़ जाएगा और इसका और आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में हम जो है सैलरी नहीं, जमुना को सैलरी नहीं दे पाएंगे। इज दैट फाइन? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, नहीं दे पाएंगे। यस सर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज बोली है यदि फर्म को 175 का लाभ होता है तो अभी हमने जोड़ा था सबका सबको total बराबर बराबर मिलेगा। सबको मिल जाएगा। सबको मिल जाएगा। 175 का अगर प्रॉफिट होता है तो हम 60,000 उसको सैलरी भी दे देंगे। हम 40,000 का पूरा मिल जाएगा। 40,000 का कमीशन भी दे देंगे और और 75 आईओसी भी दे देंगे। और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए कुछ नहीं बचेगा, है ना सारे। तो हम इसका मतलब चार्ज और एप्रोप्रिएशन दोनों दे देंगे। चार्ज और एप्रोप्रिएशन दोनों। ठीक है, यदि फर्म को यदि 25,000 का लाभ होता है तो क्या होगा? अब 25,000 का जब लाभ होगा तो हमको 40,000 तो देना ही है कमीशन, हमको 75 का आईओसी भी देना है सर। 90,000 का 90,000 का फर्म को लॉस हो जाएगा। यस और ये सर। लॉस जो है 2:1:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। सिक्स्थ केस कह रहा है कि 30,000 का फर्म की हानि हो जाती है। 30,000 की हानि हो गई, फर्म लॉस हो गया फर्म। अब ये पहले से ही लॉस है तो 40,000 का और लॉस ले लेंगे 1,45,000। और 75,000 का आईओसी का लॉस भी ले लेगी फर्म। ये कमीशन देगी और 75,000 का आईओसी भी देगी। तो ये हमारा 1,45,000 का फर्म को लॉस, 45,000 का लॉस। और इस लॉस को वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देगी। बांटेंगे। अब फर्म को 1,15,000 का प्रॉफिट होता है तो दो सर कमीशन और वो तो दे देंगे। 55,000 का लॉस हो जाएगा। कमीशन दे देंगे और 75,000 का आईओसी दे देंगे और कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। ये सर हानि नहीं होगी क्योंकि 1,15 देना है, 1,15 है।
बस जो प्रभार है, जो चार्ज है, Yes. वो हम उतना है हमारे पास में, उतना हमको देना है और उतना हम देंगे, एप्रोप्रिएशन में देंगे। है ना, अप्रोप्रिएशन नहीं दे पाए। अच्छा, ये ऑप्शन है इसके अंदर, सही स्थिति को चुनिए। तो सही स्थिति इसमें क्या होगी, विकल्प जो है, साझेदारी को पूंजी पर ब्याज और गंगा को कमीशन दिया जाएगा, ये तो ठीक दिख रहा है। साझेदारी को पूंजी, गंगा वेतन, ये तो नहीं दिया जाएगा, है ना। जमुना को वेतन और गंगा को कमीशन देने का नंबर सही होगा। ये है, साझेदारों को पूंजी पर सब फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला सही। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कमीशन और पूंजी पर ब्याज देंगे, पूंजी। ठीक है। सो दिस वाज द 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। 15, 16 में किसी को कुछ चीज पूछना नहीं है, 17th में नहीं पूछना, 18th में नहीं पूछना, 19th, 20, 21, 22, 23, 24 में भी नहीं है ना, 25, 26, 27, 28, 29 में, 29, 30 था ना, कि सब 30 था? 26 अच्छा, ये 30 क्वेश्चन। के एन एल एक फॉर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी क्रमशः, दिस इज द कैपिटल, साझेदारी समझौते में 10% प्रतिवर्ष के से विनियोजन के रूप में पूंजेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन। यह भी प्रावधान है कि क को प्रतिवर्ष 30,000 का वेतन दिया जाएगा, तो ये भी एप्रोप्रिएशन है, और फर्म को सिर्फ 24,000 का लाभ होता है, तो हमें सिर्फ 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रभार कुछ नहीं है। प्रभार कुछ भी नहीं, कोई भी चार्ज नहीं, सब एप्रोप्रिएशन है। हमें आईओसी भी देना है और हमें सैलरी भी देना, सैलरी भी देना। ठीक है। आईओसी कितना हुआ हमारा, 10%, तो 10, 52,000। 52,000। 52 है सर। तो 52,000 का हमारा आईओसी हो गया, और सैलरी कितना हुआ हमारा, 30,000। 30,000। तो 52,000 और 30,000 का रेशियो निकाल लीजिए, 26:15। कितना, 26:15। ये और भी छोटा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नो सर, नो नहीं होगा। होगा। तो अगर ये 26:15 में हम 24,000 का जो लाभ है उसको बांट देंगे, तो कैसे बांटेंगे, अब हम उसको, अच्छा ये सर इसको लिखा रहने दो, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि 24,000 जो है, इनको 26 अपॉन, इन दोनों को ऐड करो, 41 इतना हिस्सा तो सैलरी दी जाएगी, सैलरी हो जाएगी, तो सर, आईओसी हो जाएगा, आईओसी। और 24,000 इंटू 15/41, ये हमारा सैलरी हो जाएगा। सैलरी। सर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमको एक और बता दीजिए ना। देखिए, इसको ना मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको, अब आपने जो पूछा उस चीज को आप समझिएगा, मैं दूसरे अलग ढंग से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक करके बेसिक से समझिएगा तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा इसके अंदर है, मान लीजिए, अब मैं सिर्फ एप्रोप्रिएशन की बात करूँ, हमें दो पार्टनर्स है, ए और बी, और इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इनको हमें सैलरी देनी है 30,000 की और 20,000, ठीक है। और जो फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट सिर्फ 15,000 रुपए, तो 15,000 प्रॉफिट है, ना हम ए को सैलरी दे सकते हैं ना हम बी को दे सकते हैं, तो ए और बी की सैलरी का अनुपात क्या है, इनका आपस का रेशियो क्या होगा, 3:2। तो साफ साफ दिख रहा है एकदम क्लियरली, 3:2। यस। तो मैं करूंगा 15,000 को 3:2 में बांट दूंगा, तो 15,000 का 3/5 9,000 रुपए। तो मैं ए को कहूंगा कि भाई साहब आपको मैं 30,000 सैलरी की जगह सिर्फ 9,000 की सैलरी दे सकता हूँ, और उसको 6,000 की। और बी के केस के अंदर 15,000 का 2/5 दैट इज 6,000। तो मैं बी को बोलूंगा कि भाई ऐसा है कि मैं आपको ये 20,000 की जगह सिर्फ 6,000 सैलरी दे सकता हूँ।
ये वाला किस्सा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये क्लियर हो गया? मैं आगे नेक्स्ट लेवल पे आता हूँ। आप चाहो तो इसको लिखते जाओ, लिख लो भाई, आपने नोटबुक में लिखिए इसको। ये चीज है, मैंने बताया यहाँ पे सिंपल सी चीज दी है, ठीक है? हाँ, एप्रोप्रिएशन में वेतन और उसका पूंजी पर ब्याज का अभी रेशियो मैं आता हूँ, निकालेंगे ना। अभी मैं आता हूँ। अभी मैंने क्या कहा आपसे, अभी सिर्फ वेतन है। अभी मैंने आईओसी पूंजी पे ब्याज का एग्जांपल अभी नहीं लिया, अभी मैं सिंपल से चला। अगर सिर्फ वेतन है, ए और बी को दोनों को वेतन देना है एज एन एप्रोप्रिएशन, 30,000 और 20,000 का, तो 50,000 चाहिए वेतन देने के लिए। हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ 15,000, तो हम कितना कितना वेतन देंगे? हम कितना कितना वेतन देंगे? हम 9,000 और 6,000 का वेतन देंगे, ठीक है? 9,000 और 6,000 का वेतन देंगे। इज दिस ओके? हम ए को 30,000 वेतन नहीं दे पाएंगे, हम बी को 20,000 वेतन नहीं दे पाएंगे। हम बी, ए और बी से कहेंगे कि भाई हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 15,000 है, आप 9,000 और 6,000 सैलरी ले लीजिए। हम दे देंगे 9,000 6,000, हम पूरी पूरी नहीं दे सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? ये आपने लिख लिया इसको। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज और जोड़ देता हूं। यहाँ पे सैलरी सिर्फ ए को देनी है, सिर्फ ए को 30,000 रुपए की, और आईओसी देना है ए को और बी को। ए और बी को आईओसी देना है, ठीक है? तो ए और बी को जो आईओसी देना है वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे पास 70 आ रहा है ना, तो 50,000 आ रहा है और 20,000 आ रहा है, ये आईओसी होगी। तो मुझे सैलरी और आईओसी ये सब एप्रोप्रिएशन है, देने के लिए कुल प्रॉफिट 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मेरा प्रॉफिट सिर्फ 25,000 रुपए। मेरा प्रॉफिट सिर्फ 25,000 रुपए। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ए को सैलरी मिलेगी, आईओसी मिलेगा ए को और बी को? तो आईओसी टोटल कितना देना है मेरे को? 70,000 देना है, 70,000 और सैलरी टोटल कितनी देनी है? 30,000 देनी है, ठीक है? तो आईओसी और सैलरी का रेशियो क्या हो गया? आईओसी और सैलरी का जो रेशियो हो गया वो हो गया 3:7. 7:3। तो मैं क्या करूंगा, 25,000 को 7:3 में बांट दूंगा। 25,000 इंटू 7/10, 25,000 इंटू 3/10। तो ये किसी में 7:10 क्या होगा? ये हो गया आईओसी और ये हो गया सैलरी। तो आईओसी ये 10 है ना, ये आ गया, ये 10 आ गया इंटू 3, तो ये 7,500 हो गया, ठीक है? ये कितना हो गया? 17 है ना, 17,000। तो मेरा जो टोटल 25,000 प्रॉफिट मुझे देना है, उसमें से मैं आईओसी दे सकता हूँ 17,500 और सैलरी दे सकता हूँ 7,500। अब सैलरी तो सिर्फ एक ही है, तो ये पूरी पूरी सैलरी ए को चली जाएगी, लेकिन आईओसी तो ये 2 का है, ए और बी का है। तो ये जो आईओसी है ये आगे 2 में बटेगा। किस किस में? ए और बी में। ए और बी का सैलरी क्या रेशियो है? 5:2। तो ये 17,500 को मैं आगे फिर डिवाइड करूंगा 5:2 के रेशियो। $17,500 अब इंटू 5/7, 12 और 17,500 इंटू 2/7। इसका मतलब ए को जो टोटल आईओसी मिलेगी वो इतनी मिलेगी, और बी को जो आईओसी मिलेगी 20,000 की जगह वो इतनी मिलेगी। तो ये भी आप ले लीजिए, इसको भी नोट करिए आप लोग। इसको मैं 2 स्टेप हो रहा है इसके अंदर, नोट करते जाइए भैया, ऐसे समझ में नहीं आएगा, नोट इट डाउन। तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। पहले मैंने 25,000 को आईओसी और सैलरी में बांटा, फिर आगे उसको डिवाइड कर दिया।
आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी के लिए आपको ये सब इन्फॉर्म लगेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको समझते चलो। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब मैं इस क्वेश्चन में एक चीज और करता हूँ। सैलरी दोनों को देनी है, ए और बी को। और आईओसी भी दोनों को देना है, ए और बी को। आईओसी तो खैर सब कुछ जिसको कैपिटल होती है उसको जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों का टोटल कितना है 45, इन दोनों का टोटल कितना है 55, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो फर्म का प्रॉफिट है वो सिर्फ 20,000 रुपए। प्रॉफिट फर्म का सिर्फ 20,000 है। अरे सबको देने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए था, लेकिन जो फर्म का प्रॉफिट है वो सिर्फ 20,000। तो इस 20,000 को पहले मैं सैलरी और आईओसी के रेशियो में बांट दूंगा। इनका रेशियो क्या हो गया 45 55, मतलब 9:11। 9:11 बड़ा सिंपल रेशियो है ना। 45 और 55 का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो ये 9:11 आता है। तो 9:11 20 हो, ये 20 दे रखा है, तो सीधा सा गणित आ गया, 9,000 सैलरी हो गई और 11,000 आईओसी हो गई। अब ये जो 9,000 की सैलरी है ये अभी आगे बढ़ेगी इन दोनों के रेशियो में, 30:15 के रेशियो। तो जब मैं 13:15 का रेशियो निकालता हूँ तो ये आता है 2:1। तो ये मैं 9,000 को 2:1 में बांट दूंगा। इसका मतलब ये 6,000 रुपए ए को सैलरी मिलेगी और 3,000 रुपए 3,000 रुपए बी को। फिर उसके बाद मैं 30,000 और 25,000 का आईओसी रेशियो निकालता हूँ, तो ये आ गया 6:5। तो इसको मैं 6:5 में बांट दूंगा, तो 6,000 रुपए ए को मिलेगी और 5,000 रुपए बी को मिलेगी। तो इतनी आईओसी मिलेगी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये प्रॉफिट ये कह रहा है, अकाउंटेंट कह रहा है भाई साहब आप 30,000 जो ले रहे हो ना सैलरी, इसकी जगह आप 6,000 ले सकते हो। बी से कह रहा है 15,000 सैलरी की जगह आप सिर्फ 3,000 ले सकते हो कि फर्म का प्रॉफिट बहुत कम हुआ। आईओसी के लिए ए से कह रहा है आप 30,000 की जगह 6,000 ले सकते हो, और बी से कह रहा है 25,000 की जगह 5,000 ले सकते हो। बस ये, ठीक है। तो इसको कहते हैं अनुपात में पूरा सैलरी विनियोजन को बांटना। किसी को यहाँ डाउट आ रहा तो मेरे से पूछ लीजिए। नो सर, आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का जिसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है। उसमें हम क्या करते हैं, एक तरीका और है, हम ये कह के नहीं देते कि हम आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं, इतना आईओसी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई ए को हमने कितना दिया 6,000 और 6,000 12,000, तो हम ए को टोटल 12 दे देंगे, बोलेंगे भैया इसमें आईओसी भी आ गया, सैलरी भी आ गया। बी को हमने कितना दिया 3,000 और 5,000, तो हम बी को 8,000 दे देंगे और ये बोलेंगे इसमें सैलरी भी आ गया, आईओसी भी आ गया। तो उसके अंदर पहले हम सैलरी निकाल रहे हैं, आईओसी निकाल रहे हैं, फिर उसको हम आगे डिवाइड कर रहे हैं सैलरीज को और आईओसी को। तो इतना सब करने के बजाय हम एक काम ये कर सकते हैं, एक इनका संयुक्त अनुपात निकाल सकते हैं, कॉम्पोजिट रेशियो निकाल सकते हैं। कॉम्पोजिट रेशियो संयुक्त अनुपात हम कैसे निकालते हैं मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ। वो थोड़ा सा सिंपल है इससे तरीका, लेकिन उसके अंदर अलग अलग नहीं निकलता, वो एक साथ निकलता है। तो क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे चाहता है क्या, अलग अलग चाहता है कि एक साथ चाहता है। जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तब तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब वो विकल्प चुनने की बात कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तब तो आपको देखना पड़ेगा कि वो चाहते क्या। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम निकाल लेते हैं कि टोटल ए को कितना देना है। ये 1 लाख रुपए जो देना है ना टोटल सैलरी आईओसी में, तो उसमें ए को कितना मिलेगा। तो ए को सैलरी मिल रही है 30,000 और बी को सैलरी मिल रही है 15,000। आईओसी कितना देना है, ए को देना है 30,000
और बी को देना है 25। 15,000। ठीक है, तो अब ए को टोटल कितना मिल रहा है 60,000, बी को टोटल कितना मिल रहा है 40,000। तो अपन इनका रेशियो निकाल लो। इनका रेशियो क्या आ रहा है 3:2। तो जो हमारा प्रॉफिट, अगर फर्म का प्रॉफिट 25,000 रुपए है तो इसको हम 3:2 में बांट देंगे। 3:2 में बांट देंगे तो 5, 15,000 और 10,000। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि आप टोटल ले लीजिए 3:2 5 आए ना, 5 5 5 25, 5 3 15। हाँ बराबर है। और ये आएगा आपका है ना 15 और ये आएगा 10,000। 10। अच्छा, मैंने 20,000 लिया था यहाँ पे प्रॉफिट, अब मैंने 25 कर दिया, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। भाई मान लो यहाँ पे 6,000 6,000 5,000 ये अलग अमाउंट आ रहा है, यहाँ लगा रहा है, तो मैं 20,000 ही ले लेता हूँ ना प्रॉफिट। लेट मी टेक 20,000 प्रॉफिट। अगर फर्म का प्रॉफिट 20,000 है तो ए में हम 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो ए में हम 3:2 में बांटेंगे तो ए को मिल जाएगा सीधे सीधे 12,000 और बी को मिल जाएगा सीधे सीधे 8,000। बस खत्म। अब इसमें हमने ये नहीं बताया अलग अलग कि क्या आईओसी है क्या सैलरी। हमने कहा भाई आपका टोटल जो बनता है सैलरी आईओसी लेकर वो 12,000 बनता है और बी से कह रहे हैं आपको जो टोटल बनता है वो 8,000 बनता है। तो ये जो रेशियो है ये संयुक्त अनुपात कहलाता है, कंपोजिट रेशियो। तो मैं कंपोजिट रेशियो निकाल सकता हूं कि वो फिर मेरा काम थोड़ा सा एक स्टेप कम हो जाता है। मुझे हर स्टेप में कैलकुलेट कर, यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले हम आईओसी सैलरी बांट रहे थे, फिर आईओसी को फर्दर बांट रहे थे। यहाँ पे हमने सबका एक साथ निकाल के सबका रेशियो एक साथ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से। कुछ पूछना है या जो कुछ समझाया कुछ समझ में नहीं आया तो सर कुछ भी, तो हम लोग क्या पूछे, ऐसा भी है। आ गया सर। ठीक है, आ गया सर समझ में। सर पहले ही आ गया था, थोड़ा बहुत कंफ्यूज था तो वो भी आ गया। ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को इस शीट के अंदर? ये जो शीट हम कर रहे थे इसके अंदर किसी को और कुछ पूछना है तो अब आप उसको क्वेश्चन को करके मुझे भेजिए। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। न्यू शीट में सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये वाला जो अतिरिक्त प्रश्न डाले हैं मैंने उसमें। यस। ये देखिए इसके अंदर बोला है सीओडी एक फर्म में पार्टनर्स है और लाभ हानि उनको वो 1:1 में बांटते हैं। उनके साझेदारी संलेख में 10% प्रतिवर्ष के दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 10%। और उनकी पूंजी जो है 1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए। 35,000। ठीक है, 1,00,000 और 50,000 है तो 10% है, मतलब ए को सी को 10,000 की मिलेगी और बी को 5,000 की। डी ने 2 लाख लोन दिया, फर्म को ऋण दिया। डी ने 2 लाख का ऋण दिया तो 2 लाख पे 12% से तो 24,000 रुपए उसका इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन। और फर्म का प्रॉफिट सिर्फ 15,000 रुपए। किसी भी मतलब ये ब्याज से पूर्व, मतलब ये पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज के पहले का 15,000 का प्रॉफिट है, मतलब इसमें से सब घटना है। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये पूर्व नहीं भी लिखा होता तो पूर्व ही मानते है ना, हम घटा तो देते ही। तो 15,000 में सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन घटाना पड़ेगा। जब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन घटाता हूं तो मेरे को 9,000 का लॉस आ जाएगा। जब लॉस आ जाएगा तो अब मैं ये देखूंगा कि जो कैपिटल पर इंटरेस्ट है वो चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है। वो तो अप्रोप्रिएशन है, इसमें तो दिया है एप्रोप्रिएशन है सर। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम 24,000 का ऋण पर देंगे और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। डी नंबर। यहाँ जो विकल्प दिए हैं, चाहे फर्म को हानि हो जाए तो भी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देंगे, ये तो ऐसा तो है ही नहीं। डीड में लिखा है नहीं है। डीड में तो चार्ज तो बोला ही नहीं है, डीड में हानि पे थोड़ी बोला है। डीड में तो बोला है अप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट हो तो दो, नहीं होना तो मत दो, ऐसा आपने लिख रखा है। तो ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
ये वाला हम नहीं कर सकते। पहला, साझेदारों को कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ऋण का ब्याज तो मिलेगा उनको। यस सर। तो ये वाला कोई ब्याज वाला तो सवाल ही नहीं उठता, ये भी गलत है, ये भी हट जाएगा। साझेदारों को पूरा पूंजी का ब्याज देंगे परंतु डी को ऋण पर ब्याज नहीं मिलेगा। रॉन्ग है। रॉन्ग है सर, डी। डी को तो नंबर ब्याज सही है मिलेगा, सर। ऐसा कैसे होता है, ये भी गलत है। तो Yes, sir, डी को अच्छा ये वाला तो डी में भी 24,000 देंगे, फिर लॉस के बाद यस देंगे सर। कम। अच्छा, ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। यस सर, डी भी रॉन्ग है। चल, एक तो इसको ठीक करना पड़ेगा, ये डी, ये 15,000 की जगह यहाँ 24,000 है। डी को तो 24,000 का हम इंटरेस्ट कैपिटल पर देंगे, सॉरी ऋण लोन पर इंटरेस्ट देंगे, इसको ठीक इंटरेस्ट और लोन देंगे। ये डी इसका आंसर है। और डी वाले में ये आंसर सही होना चाहिए जो आपने कहा था, इसमें 24,000 होना चाहिए था। ठीक है, यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर 26 क्वेश्चन बोला था हमने। हाँ वही मुझे याद नहीं आ रहा ना, अब बताइए। 26 30 वाले में सर अप्रोप्रिएशन का बोला सर, उसमें आवश्यक खाता बनाइए, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। Yes, sir, 30 वाले में 30. कौन सा क्वेश्चन में? 30 वाले में सर। एक सेकेंड, एक को खत्म कर देना 30 वाले में। हाँ क्या भाई, आवश्यक खाता लाभ वितरण के लिए, लाभ वितरण के लिए कौन सा आवश्यक खाता होता है? P&L appropriation। तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, और अभी हमने अमाउंट निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। यहाँ पे आप लिखे प्रॉफिट कितना, 24,000। अब हमने इसके अंदर कैलकुलेशन की थी कि इसके अंदर कितना आईओसी देना है। 2.2 आईओसी और सैलरी को ये भी प्लस देना है करके कि ये भी प्रावधान है कि का को सैलरी भी मिलेगी, का को कितनी सैलरी देनी वो भी अपन ने निकाला था, है ना। नहीं चार्ज तो कुछ भी नहीं, इसमें सारा विनियोजन है, सारा अप्रोप्रिएशन है। तो वो प्रोपोर्शन रेशियो में हमने निकाला ना अभी। यस सर। तो हम उस रेशियो पे जो निकाला उस अमाउंट को लिख देंगे यहाँ पे। तो रेशियो पॉइंट में आ रहा है तो इसको भी प्लस करके तो उसको राउंड ऑफ कर दो, उसको राउंड ऑफ कर दो। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, आप संयुक्त अनुपात में कर रहे हैं, तो संयुक्त अनुपात में कर रहे हैं तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर फिर आप आईओसी और सैलरी अलग अलग मत दो आप। तो अगर राउंड ऑफ पॉइंट में आ रहा है ना तो एक रेशियो निकालना ज्यादा सही है। और यहाँ पे आप लिख दो 2 पार्टनर्स कैपिटल K और L। तो ये पूरा लाभ जो है उनके सैलरी और सबके अनुपात में एक साथ बांट दो, बस। यस संयुक्त अनुपात में ये करने की मैं कर दूं इसको कि हो जाएगा, बताइए मेरे को फटाफट। सर कर लेंगे। कर लेंगे सर। है ना, आप जैसा बोले वैसा मैं कर देता हूँ। ठीक है, एक कौन सा बोले थे, 26। ये रेखा माधुरी आर पार्टनर्स in a firm by investing 90,000 and 50,000 without profit sharing ratio, with profit sharing ratio of 3:2. They have agreed to allow interest on capital, उनका 6% interest on capital देना है। It also agreed to allow annual salary देने हैं माधुरी को 18, और profit है after adjusting माधुरी salary। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत टाइम से डाउट। इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये पूंजी के ब्याज के पूर्व सर, इतना समझ में नहीं आ रहा सर, इसमें और सब आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप उसके लिए थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। देखिए अभी अब मैं आपसे जो काम कराने जा रहा हूँ, आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसको आप समझिए कि उसको हम कहते हैं, ये जो हमने बनाया ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमने पूंजी खाते बनाए, इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है, प्रविष्टियां क्या होती है, ये आपको समझना है। ठीक है, प्रविष्टियां क्या होती है। तो लाभ हानि वितरण खाता, सिर्फ इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, लाभ हानि वितरण खाता
सिर्फ फर्म की लाभ व हानि खाते का विस्तार मात्र है। मतलब विस्तार, एक्सटेंशन, जो कुछ हम काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर सकते थे उसी काम को हम पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर रहे हैं। जो लाभ हानि हम वहां बांट सकते थे उसको लाभ हानि खाते में बांटने की बजाय हम एक वितरण खाता बना रहे हैं, लाभ हानि विनियोजन खाता बना रहे हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और उसके अंदर उसको बांट रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसको थोड़ा सा विस्तार दे दिया, उसको दूसरे अकाउंट में एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी आपकी 10:15 बजे कुछ क्लास व्लास तो नहीं है? 10:15 10:30? यस सर। 10:30 मैसेज नहीं। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा। इस क्वेश्चन को आप, इस शीट को भी आप पढ़िएगा और जो आप वो जो क्वेश्चन आप पूछ रही हैं 26 वाला, मैंने आपसे कहा था कि मैंने थोड़ा जोश में ज्यादा दे दिया, तो उस क्वेश्चन को मुझे इस शीट को कराने के बाद देना था। तो ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पॉज देके उसको मैं समझाऊंगा इसके बाद। हो गया महाराज, हो गया। ठीक है, तो ये हमने पेनल अप्रोप्रिएशन देखा। पेनल अप्रोप्रिएशन के अंदर हम जो है पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन वगैरह की सारी एंट्रीज करते हैं और फिर इसके बाद में हम उनकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। तो आज जो हमारे पास टाइम है वो सॉल्व करने का तो नहीं रहेगा, उसमें टाइम लगेगा। हम जनरल एंट्रीज को एक बार पढ़ लेते हैं, आप भी इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम कल इसको क्वेश्चन को हम करेंगे और डिटेल में। अच्छा भारती, भी तुमसे बात करता हूँ 2 मिनट। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अच्छा सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि फॉर ट्रांसफर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका जो बैलेंस है, इस बैलेंस को हमें पेनल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या एंट्री करनी पड़ती है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिया है तो हमारी उसकी एंट्री होगी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये होती है एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पेनल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने। हम टू नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते मैडम। फिर आपको उस दिन मैंने 11th की एंट्री समझाई थी, भूल गई आप? ये आपने अटेंड नहीं किया। मैंने उसके अंदर कोई ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं लिखते, उसमें हम क्या एंट्री करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, P&L अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, देयर इज नेट प्रॉफिट अकाउंट या सकल लाभ खाता या निवल लाभ खाता या शुद्ध लाभ खाता करके कुछ नहीं होता। जी सर। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे हम ग्रॉस नेट प्रॉफिट नहीं लिख सकते एंट्रीज में, आपको एंट्री करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो एंट्री के अंदर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे इसी ढंग से। हाँ बोलिए। तो लॉस के साथ ये एंट्री होगी इसकी? ये प्रॉफिट के साथ होगी। अगर नेट प्रॉफिट है तो लॉस की उल्टी एंट्री हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट एंट्री। मैंने सोचा वहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिखा साथ में, तो नीचे नहीं देखा था। नहीं, ये अकाउंट का नाम तो प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन प्रॉफिट के लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस के केस में एंट्री होगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट ओके? यस सर। फिर पूंजी पर ब्याज के लिए जब हम पूंजी पर ब्याज देते हैं इंटरेस्ट ऑन, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी कि 11th में आप क्या करते थे। 11th के अंदर जब आप इंटरेस्ट सैलरी देते थे तो सैलरी देते समय एंट्री क्या करते थे आप? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री होती थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। यस सर। अब ये क्या होता था, इस सैलरी को हम फिर साल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे। मैंने वो एंट्री उस दिन समझाई थी 11th वाली आपको। तो हम क्या एंट्री करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये सैलरी को हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड ऑफ द ईयर, ये क्लोजिंग एंट्री है, एंट्री ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल को। ठीक है, अब दूसरा बात क्या होता है, जब इसी ढंग से हम सैलरी जब पार्टनर को देंगे तो एंट्री क्या होती है? पहले हम सैलरी देंगे पार्टनर को, तो उसकी एंट्री हम कर रहे हैं पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट
तो जिस पार्टनर को दिया है, सपोज ए को दिया है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल या ए करंट अकाउंट। अगर फिक्स मेथड है तो करंट, और फ्लक्चुएटिंग मेथड है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है तो कैपिटल। ठीक है। अब जब पार्टनर को सैलरी देते हैं तो वो भी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगी। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो जर्नल एंट्रीज करने में, जो रोज नामचे की प्रविष्टियां करने में बच्चों से सबसे ज्यादा गलती होती है, वो गलती ये होती है कि एंट्री का उनको क्रम नहीं मालूम होता, उनको सीक्वेंस नहीं मालूम होता। पहले आपको पार्टनर को सैलरी देनी है और फिर उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसीलिए जब आपको मैं पूंजी खाता समझा रहा था, एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें पूंजी खाता और एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों था, उस समय डिस्कशन हुआ था क्लास में। मैंने बताया था कि टेक्निकली आप कैपिटल अकाउंट पहले बनाते हो और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में बनाते हो। यस सर। लेकिन उस समय ये डिस्कस हुआ था कि जब हम बनाने लगते हैं तो हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाना और पूंजी खाता बाद में बनाना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ज्यादा सहूलियत होती है। यस, हाँ सर। ये बात आई थी क्लास में, तो ये सहूलियत वाली बात है। लेकिन जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो हम कैपिटल अकाउंट की एंट्री पहले करेंगे और एप्रोप्रिएशन की एंट्री बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन की एंट्री ट्रांसफर करने की एंट्री है, ये सिर्फ हस्तांतरण, वो अंतरण की एंट्री है। और अलाउ करने की, सैलरी देने की एंट्री तो पहले सैलरी दोगे फिर ट्रांसफर करोगे ना, जैसे हम 11 में करते थे। 11 में भी तो यही करते थे, पहले सैलरी देते थे, फिर जब साल के अंत में प्रॉफिट निकालना होता था तो उसको ट्रांसफर करते थे। तो अभी भी यहाँ पे भी यही करेंगे, पहले पार्टनर को हम सैलरी देंगे फिर ट्रांसफर करेंगे। तो आपको एंट्री करते समय कैपिटल की एंट्री पहले कर रहे हैं और फिर एप्रोप्रिएशन की एंट्री करनी है। ये आपको जनरल एंट्री के करते समय इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जो आप चीज समझ रहे हो, ये आप कई बार अच्छे बच्चे भी जनरल एंट्रीज करने में बहुत गलती करते हैं, लेकिन आपको ये समझ के चलना है कि गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एंट्री होगी कि लाभ या हानि जो भी है उसको आप पूंजी मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन खाते में ट्रांसफर कीजिए। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन खाते में ट्रांसफर करने के बाद फिर आप सैलरी दीजिए पार्टनर को, अलाउ कीजिए, सैलरी दीजिए पार्टनर को, फिर उसको ट्रांसफर कीजिए। इसी ढंग से अगर जब आईओसी देंगे तो आईओसी में भी यही होगा। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, किसको? ए और बी को। फिर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा। पहले आईओसी दिया जाएगा फिर वो ट्रांसफर होगा। इसी ढंग से अगर कमीशन देना है तो पार्टनर को कमीशन देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे। सपोज बी को कमीशन देना है तो टू बी कैपिटल, और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये कमीशन को ट्रांसफर करेंगे। इसी ढंग से जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेंगे, फिर एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हमारे लिए इनकम होती है, पार्टनर से ली जाती है। तो ए बी डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम पार्टनर्स के खाते और उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर करेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ली जाएगी और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना, ठीक है, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हम आपको कल जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।